हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को बहुत डिटेल वे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी का सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिन्होंने 16 लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके पहले देख लो, इत्मीनान हो जाओ कूलम्स लॉ है क्या, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक होगा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ हम लोग जब पढ़ते हैं तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सारा बात जान चुके थे कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो कहाँ पर वैलिड है, क्या क्या कंडीशन है। तो ये कहाँ पर वैलिड होगा, मतलब इसकी वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ, इसको और भी एक नाम से जाना जा सकता है लिमिटेशन, ठीक है। कितना लिमिटेशन है, कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। तो सबसे पहली बात है, पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो किसके लिए है, रेस्ट चार्जेस के लिए। क्लियर, चार्जेस जब रेस्ट में होगा तब हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मोशन में होगा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए, याद रहेगा पॉइंट चार्जेस के बारे में बात किए कि सपोज एक अगर बॉडी है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट कंसीडर कैसे होता है, जब जो होल चार्ज जो है वो कहाँ पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, सेंटर पे। तो ये था बॉडी, अब ये कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज। तो हम लोग जब डील करेंगे कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है कि इसके जो लिमिटेशन है वो कितने डिस्टेंस तक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में कि कूलम्स लॉ अप्लाई कर सके। तो जो न्यूक्लियर साइज होता है वो बेसिकली ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर में होता है। इससे जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, ठीक है। न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इससे बड़ा होना चाहिए। इससे छोटा होने पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो इससे ग्रेटर साइन होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेंटीमीटर में पूछ दिया, -15 × 10⁻2 कर दिया तो 10 कितना आ गया, -13 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कूलम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। टॉपिक है कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो इस कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं, पहले ये समझते हैं। क्योंकि कूलम्स लॉ क्या किसके बारे में बात कर रहा था, फोर्स के बारे में। और हम लोगों को मालूम है कि जो फोर्स होता है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने देख लिया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसके साथ डायरेक्शन भी होगा। तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म को पढ़ा जाता है अलग से। क्लियर हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ये इतना आसानी से नहीं मिलेगा अभी तुरंत। क्यों, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे तो जो हम पढ़ाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर जो यूजेस होने वाला टर्म है, मतलब इसको पढ़ने से पहले, ये टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है इससे रिलेटेड, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट वाला पार्ट आएगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, अगर F12 लिखा हुआ है या F21 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, पहली बात। दूसरा, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं जब चार्जेस दिया रहता है। तो इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं। ये एक फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है, मिलेगा आप लोगों को, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो R21 मिलेगा, कहीं पर R12 मिलेगा, कहीं पर R1 मिलेगा, कहीं पर R2 मिलेगा। तो ये जो है ये है क्या, तो इसको हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, और इसको रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं।
ये दूसरी बात जानना ज़रूरी है। थर्ड जो बात है वो आपको जानना होगा किसके बारे में, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, और ये चीज़ बहुत काम का है। ये आगे अभी हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, वहाँ भी यूज़ होने वाला है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। स्टार्ट करते पहले ये वाला कवर अप करेंगे, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में चलेंगे। पहला बेसिक है, उसमें क्या है, सपोज दो चार्ज रखा हुआ आपके पास Q1 और Q2, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, R दिया हुआ है। अब दोनों एक दूसरे पे तो फोर्स लगा रहा होगा, 1 पर भी लगा रहा होगा, कौन, 2 लगा रहा होगा, 2 पर कौन लगा रहा, 1 लगा रहा। तो इसको लिखते कैसे, शो कैसे करते, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो F12 लिखने का क्या मतलब हो गया, अब ध्यान से देखना। ये जो पार्ट बता रहा फर्स्ट वाला, 2 टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म बता रहा हो जिस पर लग रहा है ऑन, और ये है जिसकी वजह से लग रहा है, मतलब जिससे लग रहा है फ्रॉम, या लिख सकते हैं ड्यू टू, या लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर हुआ, बात समझ में आया, चलो विथ रिस्पेक्ट टू। हाँ, तो यहाँ क्लियर है, ये जिस पर लग रहा है और जिसके कारण लग रहा है, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 2। यहाँ तक क्लियर हुआ, पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। इसी को अगर हम लिखते हैं F21, तो फोर्स ऑन किस पर, फर्स्ट वाला टर्म, ऑन क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ऑन 2 किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखें। अब इसको यहाँ पे शो करेंगे, इस डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। इसको शो करने से पहले एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी समझाते हैं। सपोज दो अगर दोस्त है A और B, और दोनों में स्टार्ट में बहुत दोस्ती था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्यार मोहब्बत है तो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट होगा, अगर हम पूछें कि A वाला मूव कर रहा है टुवर्ड्स B, तो इसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके A मूव टुवर्ड्स B, ये किधर जा रहा, B के तरफ जा रहा, और B वाला भी जो है टुवर्ड्स A, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा किसको, टुवर्ड्स A। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। दोनों में प्यार मोहब्बत है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के नज़दीक जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि A वाला जो बॉडी है वो किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स B, और B वाला जो बॉडी है वो मूव कैसे कर रहा है, टुवर्ड्स A। तो ज़्यादा दिन तक चलता तो है नहीं, तो क्या हो गया, दूसरे बार में अब यहाँ पर दिक्कत हो गया, लड़ाई हो गई। तो अब जब लड़ाई हो गई तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। तो अब हम बोलेंगे ये अवे फ्रॉम किससे, B से, और ये जाएगा तो ये क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम A। लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये याद रखना, अभी तुरंत आ रहा। अब देखो यहाँ पर, अब हमको डायरेक्शन दिखाना है F12 का। इसको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। ये अगर प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव हुआ, सेकंड वाला भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। जब भी लाइक चार्जेस होगा, जब भी लाइक चार्जेस होगा, डायरेक्शन दिखाना है। सबसे पहले कि F12 का डायरेक्शन कहाँ दिखाते हैं, डायरेक्शन इज ऑलवेज शोन एट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब ये वाला 1 पर ही दिखाएंगे, मतलब F12 का डायरेक्शन कभी भी दिखाना होगा या तो इधर होगा या इधर होगा, ये कहने का मतलब है। हमेशा आप किस पर दिखाएगा, जो फर्स्ट वाला टर्म होगा उसी पर। तो चार्ज Q1 है तो यहीं पर दिखाएंगे। अब सवाल होता है कि इधर होगा या इधर होगा, ये हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 पर लगा किसकी वजह से, सेकंड वजह से। तो इसको हम आसान ऐसे समझेंगे कि ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब भी लाइक चार्जेस होगा, जब भी लाइक चार्जेस होगा, उस टाइम पर ये जो फर्स्ट वाला बॉडी है उसमें क्या आएगा, हमेशा क्या होगा, अवे होगा, किससे, फ्रॉम सेकेंड टर्म। किससे दूर भागेगा, सेकेंड टर्म से। क्लियर,
जब भी लाइक चार्जेस होगा, तो कहने का मतलब एकदम आसान तरीका यहाँ पर दिखाना है। अब इसको इससे दूर भागना है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, इतना बात समझ में आया। F12 हो गया। तो पहले इस पर दिखाना है, और जब भी लाइक चार्जेस होगा उसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको F21 दिखाना होता तो अब आराम से, मतलब दिखाना है यहीं पर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, अवे होगा किससे, फ्रॉम फर्स्ट इसके, है ना, 1 से क्या होगा, दूर होगा। तो 1 से दूर होने का मतलब ऐसे चला जाना, तो F2, क्लियर हुआ, बात समझ में आया। 1 से दूर होगा, ये वाला सेकेंड टर्म से था, तो यहाँ अवे फ्रॉम सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, तो सेकेंड टर्म का काम कौन कर रहा है, 2। अवे फ्रॉम सेकेंड टर्म का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1, क्लियर हुआ। टर्म खाली फर्स्ट टर्म सेकेंड, पहला वाला दूसरा वाला, तो अवे फ्रॉम सेकेंड वाला, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये, तो अवे फ्रॉम सेकेंड, क्लियर हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, अगर हम लोग पॉजिटिव निगेटिव ले, तो सपोज +Q1 ले लें और ये -Q2 ले लें, तो कभी भी दिखाना होगा 1 2, एक वाला क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड वाला क्या है, निगेटिव है। जब भी अनलाइक चार्ज होगा, ठीक है, सेम नहीं, अलग चार्ज होगा, तो हम हमेशा ध्यान देंगे ये क्या होगा, टुवर्ड्स होगा किसका, सेकेंड, क्लियर होगा। ये हमेशा किधर जाएगा, सेकेंड के तरफ जाएगा। दिखाना कहाँ है, यहीं पर दिखाना है, यहाँ पर दिखा दिए, चलो यहीं से देखना है। अब हम बोल रहे कि अच्छा एक निगेटिव है, तो अब क्या होगा, टुवर्ड्स सेकेंड, तो इधर जाना हुआ सेकेंड की ओर, तो ये कितना हो गया, F12। अब कोई पूछता है F21 दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं दिखाना है, अनलाइक चार्जेस है 2 और 1, 2 पर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, ये टुवर्ड्स जाएगा किधर, 1 की तरफ, तो 1 की तरफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, आराम से देखने हैं। अब देखो सपोज एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये +Q है, -Q है, और यहाँ पे -Q है, इसको ABC ले रहे हैं, अलग अलग नाम से ले रहे हैं ताकि आसानी हो जाएगा आपको। अब देखो हम पूछते हैं, हम बोलेंगे FAB दिखाइए, FBC दिखाइए और FAC को शो कीजिए, ठीक है, इस ट्रायंगल में। एकदम आसान है, एकदम घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। पहला वाला कौन सा टर्म है, FA, मतलब दिखाना कहाँ पर होगा, यहीं पर, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। A कैसा है आपका, पॉजिटिव है, B कैसा है, निगेटिव है। जैसे ही अनलाइक चार्जेस हुआ, ये क्या होगा, टुवर्ड्स जाएगा किसके तरफ, B के तरफ गया, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो B और C में, B में कैसा, निगेटिव, C में निगेटिव, दोनों लाइक चार्जेस हुआ, ये क्या होगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम किससे, सेकंड वाला था, C से, मतलब दिखाना है B से और इससे दूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ A वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, C वाला कैसा है, निगेटिव। अच्छा अनलाइक हुआ, टुवर्ड्स जाएगा किसके, C के, किस पर दिखाना, A पर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सबसे आसान तरीका है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, वो भी हम समझा देते हैं तुरंत। ये क्लियर हुआ। चलो एक और देखते हैं इसी बेसिस पे। एक स्क्वायर दिया हुआ, -Q है, +Q है, -Q दिया हुआ, सेम है, ये A पॉइंट है, ये B है, C है और यहाँ पर D है। चलो अब ध्यान से देखो, सब हम लोग दिखाएंगे। FAB देखेंगे, FBA देखेंगे, ठीक है, FBC देखेंगे, FCB भी देख लेंगे, FDA देखेंगे और FDC देखते हैं। चलो अलग अलग। FAB ध्यान से देखो, A और B, अब डायरेक्ट थोड़ा, A और B क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, A पर ही दिखाना होगा। हम क्या बोले थे कि अलग रहेगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स जाएगा सेकेंड वाले की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। FBA तो B यहीं पर दिखाना है, A निगेटिव है, FBA। FBC, B कहाँ है, यहाँ, C यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अलग, ये टुवर्ड्स जाएगा C की तरफ, क्लियर। FCB, C और B यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो पहला वाला टर्म आता है वहीं पर दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, टुवर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ FDA, D और A दोनों निगेटिव है, मतलब अवे जाएगा, तो यहाँ से दूर जाएगा, तो क्या होगा, FDA, समझ में आया।
और एफ डी सी, देखो निगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर दिखाना है तो ये दूर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ डी सी। क्लियर हुआ? तो सेम वाले में क्या होता है, दूर जाता है, और डिफरेंट अनलाइक रहेगा तो टूवर्ड्स आएगा। चलो ये क्लियर हो गया। अब एकदम आसान भाषा में समझा रहे उसको, देखो नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, और यहाँ भी पॉजिटिव है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अब सुनो, वो नेगेटिव पॉजिटिव तो बहुत आसान था, जिसको क्लियर नहीं होता उसके लिए बता दी। अब यहीं से डायरेक्ट देखेंगे, अगर मान लो एफ ए बी दिखाना है, क्या दिखाना है, एफ ए बी, तो ए पर दिखाना है शो, ये तो करना होगा, ये किधर जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, प्लस। तो प्लस वाला क्या करता है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है, इसके मूवमेंट या डायरेक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड वाले पे, ये किधर क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा तो ये किधर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एफ बी सी दिखाएं तो बी पर ही दिखाएंगे, चाहे तो इधर होगा चाहे इधर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा किधर होना है, सी। तो सी वाला क्या है, पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ठीक है। एफ सी ए देखना, तो दिखाना तो यहीं पर है, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। ए वाला क्या है, निगेटिव, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये किधर मूव करेगा, सही है, समझ में आया? ये डायरेक्ट में, और वो इससे भी आसान था, है ना। चलो, तो ये हम लोग देख लिए, एफ बी ए एफ सी ए, क्लियर हो गया। हाँ, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज इस तरीके का है, माइनस क्यू दिया हुआ है, ये भी माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, और बीच में एक चार्ज दे दिया गया प्लस क्यू, ये सब आने वाला है, ठीक है। अब हमको शो करना है ए बी सी, ठीक है, इस पर शो करना है सारा डायरेक्शन, मतलब एफ ओ ए दिखाना है, एफ ओ बी दिखाना है, एफ ओ सी दिखाना है आपको। तो एफ ओ ए, चलो ध्यान से, ओ देखो पहले कैसा, ओ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स जाएगा, टूवर्ड्स मतलब किसके, सेकंड वाला टर्म, मतलब एफ ओ ए। यहाँ भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव, टूवर्ड्स बी, टूवर्ड्स सी, हो गया क्लियर। चलो, सेकंड टर्म है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, वो कौन सा है, पोजीशन वेक्टर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से देखोगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करने आ रहा है, पोजीशन। जैसे अगर हम लोग पोजीशन पता करते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ए पॉइंट है, बी है, ठीक है, सी पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। तो हम लोग अगर पूछते हैं कि ए का पोजीशन क्या है, तो कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से, क्लियर। तो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2 मीटर, ओरिजिन से ही सी का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है। अब अगर हम पूछें कि सी का डिस्टेंस बी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो आप क्या करोगे, बी का पहले देख लोगे, 4 मीटर है यहाँ से, तो सर बी के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का गैप 2 मीटर हो जाएगा, ये तो मालूम है 6 - 4। तो हुआ क्या, ये फील करते हैं, ये जो 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर दिया हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक बात क्लियर हुआ। अगर हम पोजीशन बोले किसका, ऑफ सी का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या दिक्कत नहीं है, इसमें 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात बोले, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर बोले, तो कितना हो जा रहा है, ये 2 मीटर। तो जब ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वर जो है पहले यहाँ बैठा हुआ था ओरिजिन पर, तो देख रहा था सी को तो 6 मीटर पे, लेकिन यही ऑब्जर्व उठ के आ गया बी पर, कितना हो गया, 2 मीटर। क्लियर हुआ। यहाँ जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज नोन एज पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन है वो क्या है, रिलेटिव पोजीशन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिलेटिव पोजीशन। क्लियर है, एक नया नाम है। रिलेटिव पोजीशन में ओरिजिन को छोड़कर किसी और के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। या इसको एक ऐसा भी बोलते हैं कि बी से सी तक क्या हुआ, तो डिस्प्लेस्ड हुआ, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। अब आओ, ये तो हम इस जनरल समझा रहे थे कि पोजीशन का कहने का क्या मतलब है। अब आओ वेक्टर में, सपोज एक पॉइंट पी है, ठीक है,
इसका पोजीशन को बताना है और साथ ही साथ वेक्टर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी दिखाना है। तो अगर हम सिर्फ ऐसे दिखा दिया एक लाइन से तो ये सिर्फ क्या बता रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को। लेकिन अगर हम एक एरो दे दिए तो अब ये क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। मतलब ये पता लगा रहा है दो चीज़ कि ये किस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो ये लिखेंगे आर पी, लिख दिए। बेसिकली आर पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई डाउट नहीं आता। तो जब अगर सिंगल लिखा हुआ है कुछ ऐसा R1 तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो ओरिजिन है वो छुपा हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन छुपा हुआ रहता है। क्लियर हुआ। जैसे हम लोग 2 लिखते हैं तो प्लस आगे छुपा हुआ रहता है। उसी तरीके से R1 लिखा गया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर हम दूसरा वाला पॉइंट ले लें, एक मान लो Q है, अब इसका पोजीशन वेक्टर को डिनोट करना है तो क्या करेंगे, RQ लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्लियर हो गया। सिंगल जब भी लिखा रहेगा उसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी जो P और Q का देख रहे थे हम लोग डायरेक्शन, अब ध्यान देते हैं कि सर क्या डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, नहीं। डायरेक्शन के लिए क्या देखना होगा, अगर आप P को देख रहे हो तो ओरिजिन से किधर, P के तरफ। डायरेक्शन जो होना चाहिए ओरिजिन से P के तरफ, इसीलिए डायरेक्शन इसका एरो इधर दिखा है। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर में नज़र को देखते हैं, मतलब यहाँ बैठ गया और नज़र लगाएं P के तरफ, जिधर है उधर देख रहे हैं। ठीक है, चलो डायरेक्शन भी समझ में आ गया। अब हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, मतलब अब हम चेंज कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि आपको Q को देखना है, पहले देख रहे थे O के रिस्पेक्ट में, अब हमको बताइए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसका, ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। अच्छे से समझो। अभी हम लोग RQ अगर लिखते हैं तो RQ क्या डिनोट करता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कर रहा था, लेकिन यहां विथ रिस्पेक्ट टू P है। तो इसको लिखेंगे, पहले ये समझो कैसे, आर क्यू देखना है ना, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, इसको ऐसे लिखा जाता है। आर क्यू पी कहने का मतलब क्लियर हुआ, Q का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में। लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब जो हम लोग को काम करना है कि इसको दिखाना है, शो करना है कि ये किधर होगा, तो ये तो लाइन इसी पर रहेगा। अब डायरेक्शन का चक्कर है, ध्यान से देखो। Q को देखना है कहाँ पर बैठ कर, P पर बैठ के। तो जब P पर बैठ के देखेंगे तो इसका नज़र किधर होगा, Q के तरफ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, RQP। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। अब एक शॉर्ट तरीके से हम समझा देते हैं कि कभी भी पोजीशन वेक्टर में जो पहला वाला टर्म होगा डायरेक्शन उसी के तरफ होगा। देखो Q है, अगर हम पूछते हैं RPQ, RPQ का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा सीधी कुछ नहीं करना, बैठा देना सेकंड वाले पे, ऐसे देखते रहना, हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। एक बात, अब जब ये 2 पॉइंट ओरिजिन को छोड़कर कोई बात किया जा रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, वही ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। अब इन दोनों का एक और नाम है जिसको नाम, इन दोनों के लिए एक तो तरीका ये हो गया पढ़ने का, दूसरा रिलेटिव हो गया। अब हम लोग एक और नाम से इसको और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो हुआ ये डिस्प्लेस्ड हुआ कि नहीं। अभी हम बोलेंगे कि Q तक गया, एक पॉइंट यहाँ P पर था, एक पॉइंट यहाँ Q पे था। अब P से Q आ, तो P से Q क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो ये कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ गया। चलो हमारे लिए एकदम आसान हो गया सर, अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 2, ठीक है। 1 2 लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर मान लो 1 इधर है 2 इधर है, ठीक है। अब इसको शो करना है
तो डायरेक्शन किधर शो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे और यहाँ इसको देखेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? 1 को देख रहे हैं कहाँ से, 2 से, तो ये क्लियर हो गया। अगर हम R21 बात करें तो 1 पर बैठ के किसको देखना है, 2 को, तो ये क्या हो जाएगा R21। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब जो इसको लिखा जाता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम कैसे लिख सकते हैं, उसका वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए देखो, अब देखो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। सपोज यहाँ 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और अगर हम देखना चाह रहे हैं R12, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो R12 को कैसे लिखेंगे सर, कितना लिखेंगे, ये बात है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको वेक्टर का एडिशन लॉ को समझना होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग जानते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है उसको समझा रहे हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ऐड करने का एक तरीका है ट्रायंगल लॉ, जिसमें लॉ में क्या है अब ये समझा देते कैसे ऐड करते हैं। 2 वेक्टर अगर दिया हुआ, जल्दी में बताते हैं, मान लो 2 वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। तो इसका रूल क्या है कि फर्स्ट वेक्टर जो होता है उसका हेड को सेकेंड वेक्टर के किससे मिलाएंगे, टेल से मिलाएंगे। अब ये सर फर्स्ट और सेकेंड क्या है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट वो वाला लेंगे जो हेड होगा जिसका, और सेकेंड वाला क्या लेंगे, टेल लेंगे। मान लो इसका फर्स्ट ले लिए इसको और इसको ले लिए सेकेंड, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड कहाँ दिख रहा है यहाँ, सेकेंड वेक्टर का टेल कहाँ दिख रहा है यहाँ, तो इसको लाकर ऐसे ऐड कर दिया। तो देखो फर्स्ट वेक्टर का हेड मिल गया, सेकेंड वेक्टर का टेल मिल गया। ये फर्स्ट और सेकेंड ये आर्बिट्रेरी है, मतलब कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसे भी एज्यूम कर सकता है कि बी को फर्स्ट, ए को सेकेंड, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकेंड वेक्टर का टेल। जब 2 वेक्टर ऐड होता है तो एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर का शक्ल कुछ कैसा होता है, इस तरीके का होता है, एक टेल होगा एक हेड होगा। जो ऐड करने के बाद आता है उसका नाम है हम लोगों को रिजल्टेंट। ये पूरा 11 की कहानी है, फिर से दोहरा दे रहे। तो रिजल्टेंट का जो टेल होना चाहिए, अच्छे से देखो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये ऐड तो कर दिए, ये रिजल्टेंट भी हम इसको मान लिए, लेकिन ये अभी वेक्टर नहीं है पूरी तरीके से, सिर्फ लाइन को बता रहा। वेक्टर के लिए सिर्फ लाइन नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, उसके साथ में क्या होना चाहिए, हेड भी होना चाहिए। तो हेड किधर होगा, तो 2 सवाल उठता है, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो ये किधर होगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये वाला पार्ट। तो रिजल्टेंट का अगर टेल, फर्स्ट वेक्टर तो ये था, ये कैसा था, सेकंड वेक्टर था, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल आप देख लो यहाँ है, तो रिजल्टेंट का भी टेल यहीं पर होना चाहिए। तो जब यहाँ दोनों का टेल मिल गया, अब देखो हेड इधर हो गया कि नहीं हो गया, ये सही तरीका है, मतलब रिजल्टेंट का भी टेल मिल गया और फर्स्ट वेक्टर का भी टेल मिल गया, तो हम लोग ऐड कर लिए। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यही होने वाला है यहाँ पर। चलो ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते जाते हैं। अभी हम इस पर पहुँचने से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज आपके पास ऐसे हम एक दे दिए वेक्टर a, बी वेक्टर और मान लो सी वेक्टर, चलो ठीक है, ऐसे दे दिए सी वेक्टर। अब हम पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है, कि फर्स्ट वेक्टर का काम कौन कर रहा, रिजल्टेंट का काम कौन कर रहा, सेकंड वेक्टर का काम कौन कर रहा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि रिजल्टेंट अभी लिखे हम लोग क्या, 2 वेक्टर को ऐड करने का, रिजल्टेंट टोटल ऐड करने के बाद ये फर्स्ट सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या पढ़े अभी कि अगर ये ट्रायंगल लॉ से जुड़ा रहेगा तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, अगर मान लो देखो इसका हेड जो है इसके टेल से जुड़ा होता है, ये फर्स्ट वेक्टर आपका हो गया, ये सेकंड वेक्टर हुआ। अभी हम लोग खुश नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो मिल गया, रिजल्टेंट को देखना है। रिजल्टेंट अगर ये है तो इसका जो टेल होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए। देखो मिल भी रहा है, इसका मतलब सही में ये कैसा काम कर रहा, रिजल्टेंट का। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बराबर क्या होता, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, लिख सकते हैं इसको। टाइम में अगर हम चेंज कर दिए तो थोड़ा सा भी तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है और सपोज सी वेक्टर इस साइड है। तो अगर हेड और टेल देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड कहलाता है।
अब देखो ध्यान से, अभी हेड और टेल एज्यूम अगर कर लिए, इसका हेड इसका टेल, तो फर्स्ट और सेकंड, लेकिन रिजल्टेंट में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट का हेड मिल रहा और फर्स्ट वेक्टर का टेल मिल रहा, तो नहीं हो पाएगा, कंडीशन तो है नहीं वैसा। तो अब देखो यहाँ, ये अगर फर्स्ट मानते हैं हेड है और सेकंड वेक्टर ये, अगर इसको एज्यूम करते हैं फर्स्ट और इसको करते हैं सेकंड, क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल, तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए था यही रिजल्टेंट बच गया, ये फर्स्ट वेक्टर के टेल से ऐड होना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो रहा। देखो ये अगर रिजल्टेंट है तो इसका हेड और फर्स्ट वेक्टर का टेल मिल जा रहा, हेड टेल नहीं मिलना चाहिए, रिजल्टेंट का टेल मिलना चाहिए और फर्स्ट वेक्टर का भी टेल मिलना चाहिए, तो ये नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ गया बात को? ये अगर आइडिया बन गया है तो अब आप R12 आप आराम से लिख सकते हो। देखो ध्यान से, अब बोलो एकदम आसान तरीके से, अगर ये फर्स्ट वेक्टर है, देखो होना भी चाहिए फर्स्ट वेक्टर का हेड और ये सेकंड वेक्टर का टेल, तो ये आपका कैसा काम कर रहा, फर्स्ट वेक्टर का, और ये कैसा काम कर रहा, सेकंड वेक्टर का। चलो ठीक है, ये रिजल्टेंट है तो इसका टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल मिलना चाहिए, मिल भी रहा, तो ये कैसा काम कर रहा, रिजल्टेंट का। कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मतलब R2 प्लस सेकेंड वेक्टर मतलब R12। कोई दिक्कत नहीं। तो R12 को कैसे लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2। फील आया? कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आया? तो ये कैसे पता चला, हम इसको कैसे लिख सके, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। सही है? R12 को R1। तो अब एक एकदम सिंपल सा भाषा समझ लो कि अगर 1 2 है तो देखो 1 माइनस, अगर R2 1 होगा तो R2 माइनस R1 होगा, कहीं RAB होगा तो RA माइनस RB होगा, कंडीशन अगर ऐसा दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर हम मान लो यहाँ पर अगर दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम सर ऐसे देखना चाहते हैं, कैसे, देखो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, R21 देख रहे हैं। चलो अब बताओ कैसे लिखेंगे, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो फर्स्ट वेक्टर ये हुआ, सेकंड वेक्टर ये हुआ, देखो तो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, सेकंड वेक्टर ये हुआ, क्योंकि हेड और दूसरे का टेल, रिजल्टेंट का टेल मिलना चाहिए था, फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो ये काम कर रहा है रिजल्टेंट का। तो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 प्लस R21। तो देखो तो ऊपर वाला आ गया ना, R2 माइनस R1, यही बोल रहे थे हम इतना देर से। लास्ट वाला इसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, कौन है, यूनिट वेक्टर। सही है, यूनिट वेक्टर को पहले ऐसे देख लेते कि होता क्या है। यूनिट वेक्टर है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, तो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और डायरेक्शन जो होता है वो अच्छे से देखेंगे, अलोंग गिवन वेक्टर। ये क्या बोला है भाई, अलोंग गिवन वेक्टर, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, कोई भी जो वेक्टर होता है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कितना है, इसका मैग्नीट्यूड दिया यूनिट, 10 यूनिट दिया हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको बांटते हैं 10 पार्ट्स में, ठीक है, इस तरीके से, तो 10 पार्ट्स में अगर बांटेंगे तो एक सिंगल वाला जो टर्म निकलेगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्लियर है? इसका डायरेक्शन किधर होगा, सब तो इसी पार्ट में है, देखो है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन किधर है, देखो जिस साइड में ये वेक्टर दिया हुआ है उसी साइड में, तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग क्या, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग क्या है, 1 है। क्लियर है? और जिसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, जो दिया हुआ वेक्टर उसके तरफ है। तो इसको शो करने के लिए कुछ होना चाहिए था, इसको शो किया जाता है किससे, कैप पे। मतलब अगर हम ए लिख रहे हैं ऐसे वेक्टर, तो ये एक वेक्टर है, लेकिन ए पर अगर एक टोपी पहना दिए, कैप पहना दिए, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा, यूनिट वेक्टर को। क्लियर हुआ? तो आप कोई भी होगा, बी वेक्टर है, बी कैप, यूनिट वेक्टर इसका इधर होगा, सी वेक्टर है, सी कैप। अब समझ में आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया रहेगा उसी साइड में। यहाँ तक बात समझ में आया? चलो अब दूसरी बात पे काम करते हैं। हम लोग को अक्सर कोऑर्डिनेट मिलता है एक्स, वाई और जेड। तो यूनिट वेक्टर जो है
वो फिक्स्ड कर लिया गया किधर, x की तरफ, y की तरफ और z की तरफ। मतलब मान लिया गया कि आप x की तरफ आपको लेना है यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप। i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सब 1 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। मतलब अगर कोई बात कहता है कि एक वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 है और वो x के तरफ है, तो हम लोग x के लिए क्या यूज़ करेंगे, i कैप, y के लिए j, और इसका -x के लिए -i कैप -j कैप। ठीक है, चलो अब देखो, अच्छे से देखोगे, कोई भी वेक्टर को जब हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्लियर, ये दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे अगर हम लिखें वेक्टर a, तो हम लिखते 2 यूनिट, लिखते अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा, लिखते 2 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, लिखते थे 2 यूनिट लेफ्ट, बिलो, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये जो सारा पार्ट बता रहा है वो किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, और ये वाला जो पार्ट बता रहा है वो किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। मतलब यहाँ बात करें तो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2 यूनिट, डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। सही है, ये फील आया। अब देखो, ये जो यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसको समझो। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, गिव्स द डायरेक्शन, अभी पता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट वेक्टर का। क्लियर हुआ। तो अगर हम बात करें, अब तुम्हारे लिए आसान दिखेगा कि ए वेक्टर लिखा हुआ सर और 2 लिखा हुआ और यहाँ पर हम आई कैप प्यार से डाल दें, तो हम आराम से बात कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। अभी बताए ना, लिख सकते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 हो गया, उसका डायरेक्शन किधर हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ। अगर हम लिख लें ए और 2 माइनस जे कैप लिख दें, तो हम बता देंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अब आया समझ में। तो ये जो यूनिट वेक्टर आया है वो किस लिए आया है, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने के लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक बात सीख लिए कि कोई भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम लोग को अब रटना नहीं है, एकदम ऐसे ही लिखना है। ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन ए कैप बता रहा यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ए कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, लिख सकते हैं इसे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। यही 2 पार्ट अभी यूज़ होने वाला है। मतलब किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे याद रखना है, इतना ज़्यादा नहीं है, रटना नहीं है। 2 आई कैप है ऐसे सोच लेंगे, एक तो याद रखेंगे, अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड है, अच्छा ये क्या है, उसका यूनिट वेक्टर हो गया, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो अब एक इसका इस्तेमाल जो होता है वो थोड़ा सा और दूसरे टाइप से उसको देखते हैं कि ए वेक्टर एस भी दिया हुआ है और इधर ही में एक वेक्टर क्या है, बी है। सही है, और इसका बी कैप गिवन है, इसका ए कैप अभी हमको मालूम नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको लिखना भी है आपको। तो ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ए का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन को बताने के लिए यहाँ पर कौन आ रहा, बी कैप। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बी कैप का भी डायरेक्शन बी के तरफ है और बी वाला किधर है, ए के तरफ, तो हम लिख सकते हैं बी कैप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमको क्या मतलब है, इसी से मतलब है ना कि वेक्टर का हमको डायरेक्शन पता चल जाए। तो डायरेक्शन यहाँ ए नहीं देकर, मतलब सेम शक्ल का होना ज़रूरी नहीं है, दूसरा शक्ल का भी हो सकता है। ए वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड, उसी के तरफ एक और दूसरा यूनिट वेक्टर लेकिन है उसी के तरफ, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर खास कर बोलता कि आप लिखिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए लिखिए, तब हम लिखते ए कैप
ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है वी वेक्टर को ए इंटू, ठीक है। चलो 2 पार्ट समझ में आ गया, अब आएगा मज़ा। अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो उसी में कुछ और एग्जाम्पल देते हैं इंटरेस्टिंग। ये अभी 2 चीज़ सीख गए। एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर और बी कैप भी इधर ही हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हमको लिखना है और यही सिचुएशन दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम लोगों को कैसा चाहिए, कभी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है वो उसी के तरफ होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो यूनिट वेक्टर ये तो उल्टा है, तो इसको अगर हम रिवर्स करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी कैप लिख सकते हैं। पढ़े होंगे वेक्टर में कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये कैसा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस बी कैप लिख सकते हैं इसको। ये कंफर्म है कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये बताएगा। लेकिन अगर माइनस नहीं लिखते तो गड़बड़ हो जाता है, वेक्टर तो इधर है और ये वाला बी कैप इस साइड में है, तब कैसे बराबर होगा, सेम साइड में होना चाहिए। तो इसीलिए क्या लगा दिए, माइनस। चलो अब इसको फील करो तुम लोग बढ़िया से, Q1 Q2 सही है। अब हम दे दिए यहाँ पर R21 वेक्टर लिख दिए, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 तो इधर होगा। अब इसको आप लिखिए। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे तो फोर्स लगा नहीं है, यहाँ पोजीशन के टर्म में, तो यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए था, R12 कैप होना चाहिए, सही है। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है, अच्छा से समझेंगे, 12 है या R12 होना चाहिए, तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो R12 अगर दिया रहता तो कोई इशू नहीं था, R12 इधर हो जाता। अब देखो ये वेक्टर भी इधर हो जाता, R12 का वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी इधर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका सिचुएशन आपका नहीं दिया हुआ है, सही है। और ये लिखें तो F12 तो लिख दिए। अब R12 को ध्यान से देखना, R21 है तो इसका यूनिट वेक्टर तो इधर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। और R12 था तो वो था इस साइड में, लेकिन ये दिया हुआ है, तो ये हम पता कर सकते हैं कि R12 कैप जो होगा वो माइनस R21 कैप, दोनों बराबर हो सकता है। देखो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो R12 कैप को माइनस R21 कैप लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है। अब देखो एक चीज़ और, इसका अगर मैग्नीट्यूड बोले तो ये हम लिख सकते हैं R21, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग है ना, लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो तो सेम है। तो R12 इज इक्वल टू R21 लिखा जा सकता है, लेकिन R12 कैप R21 कैप नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कैप आ गया मतलब ये एक यूनिट वेक्टर आ गया, तो वेक्टर को कभी दोनों वेक्टर को बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। तो हम लोग एक बात जानते थे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़े भी होंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिखते थे। तो इक्वल तो मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसका भी यूज कूलम्स वाला फॉर्मूला है, होता है फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान से देखें कि ये है क्या, तो ये बेसिकली है F12 है। गौर करो, जब हम F12 लिखते हैं तो इससे क्या फील होता है कि 1 वाला चार्ज, 2 वाला चार्ज और 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से और तरीके से। ये था, मान लो यहाँ पर Q2 है और Q3 है और यहाँ दोनों का गैप क्या दिया हुआ, R23, और हमको लिखना है F23। तो कैसे लिखेंगे, मतलब सेकंड वाला चार्ज Q2,
Q3 और इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हुआ? ऐसे लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर अब और देख रहे हैं, सपोज Q1 दिया हुआ है 2 कूलम, Q2 दिया हुआ -3 कूलम और Q3 दिया हुआ है 6 कूलम। ठीक है, अब देखो अगर हमको लिखना है F31, इसी के लिए समझा रहे हैं, F31 लिखना है तो क्या होगा 1/4πε0। 3 पे जो चार्ज है 6 इंटू 1 पे जो चार्ज है 2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 2 मीटर होता, ये 3 मीटर होता, अच्छे से देखो तो दोनों का डिस्टेंस मतलब R31 चाहिए। अब देखो 1/4πε0, R31 का वैल्यू कितना है, 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब अगर हम बोलते कि F21 लिखिए तो आप कैसे लिखते, 2 पे जो चार्ज है 3, साइन नहीं लेंगे, याद करो कूलम्स लॉ में बताए, और 1 में कितना हुआ 2 कूलम डिवाइडेड बाय इन दोनों का मतलब 2 1 के बीच का डिस्टेंस, तो 1/4πε0 6 बाई कितना हो गया R2 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है 2। ये समझना है, ठीक है। चलो हम लोग इतना बेसिक पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। क्लियर? कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं ये बता चुके, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो देख चुके, अब हम लोग कैसा देखेंगे, वेक्टर वाला पार्ट। तो इसका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का पूछने का भी तरीका अलग होता है, ध्यान से देखें। कूलम्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिराइव कीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसी में क्वेश्चन पूछता है और प्रूफ दैट कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2 चार्जेस हैं यहाँ पर, सेम वैसे ही Q1 है और Q2 है, ठीक। दोनों का पोजीशन वेक्टर पता कर लिए हम लोग आराम से, और ये देख रहे हैं हम लोग R12 वेक्टर, और ये आपका F12 सब बता दिए और सब नॉलेज है आपको। पोजीशन वेक्टर 1 का विथ रिस्पेक्ट टू जो सेकंड वाले का, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये फोर्स 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। इधर F21 भी दिखाएंगे, अभी पहले F12 को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर F21 को दिखाना हुआ तो ये इधर हो जाएगा F21, चलो दिखा देते हैं। हाँ, अब देखो कैसे लिखते हैं। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है पढ़ चुके हम लोग। क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए F12 लिख दिया, डायरेक्शन कौन बताना आएगा, यूनिट वेक्टर। तो इस साइड में यूनिट वेक्टर कौन है, ये तो वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, R12 कैप इसी साइड में होगा, तो R12 कैप। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। F12 यहाँ पर कैसे लिखेंगे अब इसको, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है अभी पढ़ा है, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, तो ये इसका वेक्टर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, सही है। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। Q1 Q2 याद करो, अभी थोड़ा देर पहले बताया 1 2 Q1 Q2, तो उसी का डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा R12 का स्क्वायर, और ये हो गया R12 वेक्टर। अब बताओ कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, और ये हो गया R12 वेक्टर। क्लियर हुआ? देखो तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। वेक्टर फॉर्म में क्या है, मैग्नीट्यूड में R स्क्वायर होता था, याद करो 1/4πε Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, क्यूब होगा, और इसके साथ में ये। इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। R12 अगर आपको लिखना है तो R1 माइनस आप R2 लिखिए, लिख सकते हैं इसको। चलो F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, इसको देखो ध्यान से, R1 माइनस R2 का क्या होगा, मैग्नीट्यूड है ना, मॉड का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 का। क्लियर?
ये हो गया पूरा 100% आपका कौन सा कूलम्ब्स लॉ, किसमें वेक्टर फॉर्म में। बस याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म में नीचे में क्यूब होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं और ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को और समझाते हैं। अभी हमारा दूसरा वाला आंसर नहीं आया, ये वेक्टर फॉर्म बन गया। दूसरा वाला आंसर क्या है उसको देखते हैं, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करेगा। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। तो अभी हम लोगों के पास आंसर आ गया F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, R12 वेक्टर आ गया, यही आया। अब देखो ध्यान से, अगर हमको F21 लिखना होता तो हम कैसे लिखते उसको देखते हैं। यहाँ भी हम लिखते F21 मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन देखते R21 कैप, क्लियर सेम। लेकिन यहाँ R21 मेंशन अभी नहीं किया हुआ, ये किस टर्म में दिया हुआ, R12 के टर्म में लिखना है। तो सपोज ये R21 कैप तो इधर ही होता और R21 वेक्टर भी इधर ही होता, ये सब तो क्लियर है। इस R21 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि मैग्नीट्यूड R21 और R12 का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, क्लियर, दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेक्टर जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना। R21 कैप इस साइड है, R12 कैप इधर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब कोई R21 को लिखना चाहता है तो क्या लिख सकते हैं, तो अब लिखो F21 और ये कितना होगा -R12 कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, 1/4πε0 Q2 इंटू Q1, तरीका यही है लिखने का, याद करो बताए थे थोड़ा देर पहले 2 1 ठीक है। और इसको कितना लिखें -R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड, लिख दें 1/4πε0। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, लिख सकते हैं Q1 में, और इसको R12 भी लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, R21 जो है वो किसके बराबर है, R12, लिख सकते हैं इसको। ये कितना होगा -R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये F21 चलता आ रहा था। अब यहाँ देखो F21 कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का क्यूब, और ये हो गया -R12 वेक्टर। इस माइनस को बाहर करो तो -1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 क्यूब और R12 वेक्टर। बताओ अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना पार्ट को, इतना पार्ट को, ये देखो दिख रहा F12, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो -F12। तो ये क्या फॉलो किया ना, यही फॉलो कर रहा है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मिल गया, थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आया है उसको अप्लाई कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ द फार्मूला वो देखते हैं। तो ध्यान में रहे कि जब कभी भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, देखो वेक्टर फॉर्म 1 Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब R1 माइनस R2 था, ठीक है। हाँ, इसको जब भी यूज़ करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करना होगा कि Q1 और Q2 का साइन को क्या करेंगे, पुट करेंगे, साइन को कंसीडर करना है। अभी इससे पहले मैग्नीट्यूड वाला जो पढ़ा रहे थे उसमें हम बोले थे कि साइन को नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जब वेक्टर फॉर्म वाला यूज़ कीजिएगा तो साइन को आपको पुट करना होगा, ये एकदम मैंडेटरी है, इसको आप अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज़ ये जो पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट दिया x1 y1 z1 और इसका दिया x2 y2 और z2 गिवन है। तो r1 और r2 कैसे लिख सकते हैं सर, तो हम लोग को मालूम है वेक्टर के हिसाब से कि x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं हम लोग x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अगर कोऑर्डिनेट दे दिया तो
एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। चलो ये याद रखोगे। सपोज क्वेश्चन में दे दिया इस तरीके से कि एक पॉइंट है जहाँ पे 2 -3 -1 दिया हुआ है, दूसरा वाला पॉइंट है मान लो ये P है, ये Q है, दूसरा वाला -1 0 2 दिया हुआ है, और इस पर चार्ज है एक -2 माइक्रोकूलम और इस पे है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। P पर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो सबसे पहले करेंगे सेट, ये RP हो गया, ये RQ हो गया। क्लियर है? तो पहले इसको लिखना सीखेंगे। तो 1/4πε0 P पर कितना चार्ज है, -2 है ना। तो देखो यहाँ पे साइन पुट कर रहे हैं और इस पर कितना है 3 पुट किए और दोनों का माइक्रो को चेंज किए -2। हो गया क्लियर? रख दिए बाय। अब ध्यान देना यहाँ पे साइन पुट किए हैं, देखो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस पुट किया, ठीक है। अब लिख रहा है R1 - R2, लिखते हैं हम लोग ऐसे। तो यहाँ R1 और R2 नहीं है, यहाँ RP माइनस क्या हो जाएगा RQ, और ये कितना होगा RP माइनस RQ, यहाँ हो जाएगा Q। क्लियर है? बताओ RP माइनस RQ कैसे होगा। RP कितना लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2i कैप - 3j कैप - k कैप। RQ कितना लिखा जा सकता है, -i कैप + 2k कैप। अब चाहिए हमको क्या, RP माइनस RQ चाहिए ना। दोनों को माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3i कैप। क्लियर? यहाँ जब माइनस करेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा -3j कैप, 0j वाला तो है नहीं। यहाँ जब माइनस करेंगे तो -3k कैप हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर माइनस करेंगे तो चलो अब आ गया ये। तो यहाँ तो पुट कर दिया, नीचे में क्या करेंगे तो दोनों का डिफरेंस का क्या निकाल देंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जब लगा लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, है ना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। 3√3 आ जाएगा 999। ठीक है, तो अब लाकर यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ, अब हम लोग नेचर ऑफ फोर्स को देखेंगे। मतलब जो फोर्सेस F1 to F21 हुआ वो अट्रैक्टिव हो रहा है तो कब होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, रिपल्सिव होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए। सपोज अभी हम लोग Q1 Q2 रखे हुए थे यहाँ पर चार्ज, और ये था आपका R21 कैप मान लीजिए, और ये था आपका F21 वेक्टर। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो, ये प्रोडक्ट कब पॉजिटिव हो सकता है, किस हालत में, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। ठीक है, तो इस हालत में जब होगा तो F21 जो होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, हाँ F21 जो है इज अलोंग R21 कैप। होगा कि नहीं होगा, देखो ये रिपेल कर रहा है ना, और R21 भी उधर ही है, सेम साइड में होगा F21 और R21। ऐसा हालत हो रहा है तो ये कैसा है, फोर्स है, कैसा है, रिपल्सिव। और जब रिपल्सिव होगा तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या है, किस तरीके का है, सेम साइन है ना। तो जब सेम साइन होगा तो ये कंडीशन। अभी अगर हम अपोजिट कर दें Q1 और Q2, यहाँ प्लस प्लस लिए थे एक बार मान लो, या माइनस माइनस, एक बार यहाँ पॉजिटिव कर दे, यहाँ पर नेगेटिव कर दे। ठीक है, अब देखते हैं साइन का चक्कर। ये तो R21 है, कोई दिक्कत नहीं कैप। अभी F21 जो होगा वो किधर हो जाएगा, देखो तो होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा कि Q1 और Q2 का वैल्यू अगर दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है, इसका मतलब दोनों का साइन अलग हो सकता है, एक बार पॉजिटिव होगा नेगेटिव, एक बार नेगेटिव ये पॉजिटिव है। तो इस हालत में आपका जो F21 है वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा टू R21 कैप। देखो है भी अपोजिट, दिख रहा।
तो ऐसा कंडीशन में आपका फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। और इस हालत में F21 का वैल्यू किस तरीके का होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो F21 निगेटिव जब होगा इसका मतलब अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब रिपल्सिव है। कूलम्ब्स फोर्स के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर बोला जाता है तो अच्छे से देख रहे हैं। अभी दो हम लोग चार्ज को रखे थे, इतना देर से पढ़ रहे हैं Q1 Q2 है ना, फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो एक्शन रिएक्शन पेयर किसको बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन उसको पेयर बोलते हैं कि अगर एक बॉडी, ऐसे समझो सपोज एक टेबल है उस पर एक बॉडी रखा हुआ, तो इन्होंने जब एक्शन किया बॉडी ने टेबल पे, तो फोर्स किस पे लगा, ऑन टेबल ड्यू टू बॉडी। तो एक रिएक्शन भी अकर किया, कौन, फोर्स किस पर, ऑन बॉडी, किसकी वजह से, ड्यू टू टेबल। ठीक है, तो जब एक्शन हुआ तो इधर रिएक्शन हुआ, तो यही कहलाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा कैसा लगता है, सेम बॉडी पे लगेगा। ये लाइन को समझना है, मतलब एक्शन भी टेबल पर हो रहा है और रिएक्शन भी जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, टेबल। किस पर हो रहा है, इस पर। यहाँ भी हालत यही है, 1 पर फोर्स लगा रहा है कौन, 2। तो इस पर क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, तो इसने भी 2 पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये क्या कर रहा, रिएक्शन कर रहा। तो कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। ये इस पे लग रहा, वो भी लग रहा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला जो इसका नेचर है कूलम्ब्स फोर्स का, उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इज टू बॉडी इंट्रैक्शन। बोल रहा क्या कि जो फोर्स है वो किसके बीच में लगता है, दो बॉडीज के बीच में लगता है, जो कूलम्ब्स फोर्स लगता है। तीसरा चौथा बॉडी कुछ आ जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। दो बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शन कैसे, देखो ध्यान से। एक मान लो -2 कूलम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं 4 कूलम। ठीक है, ये Q1 ले लेते हैं, सपोज इसका नाम Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर लेते हैं। अभी फील आ जाएगा, देख लोगे अच्छे से। अभी अगर हम बात करते हैं कि F12 का जो वैल्यू है सपोज कितना है, 10 न्यूटन। ये हालत होने पर -2 4 कूलम और 3 मीटर डिस्टेंस होने पर फोर्स कितना आ रहा, 10 न्यूटन। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि एक थर्ड चार्ज को लाते, दो चार्ज तो था, एक थर्ड चार्ज को लाते हैं और इसके बीच में ला कर रख देते हैं, जिसका वैल्यू है 10 कूलम। तो अब बताओ कि F12 पर क्या होगा, 10 न्यूटन रहेगा, उससे बढ़ जाएगा घट जाएगा, क्या कंडीशन होगा, क्वेश्चन को ये आंसर करना है। ठीक है, F12 का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स का चेंज होना 3 बातों पे डिपेंड करता है। ये चेंज कब होगा, जब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट चेंज हो जाए, या दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाए, या उसके बीच का क्या चेंज हो जाए, मीडियम चेंज हो जाए। ये अगर चेंज हुआ तो F12 चेंज होगा, अगर ये चेंज नहीं होगा F12 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन, ये जो थर्ड चार्ज लाए, देखना तो है 1 2 के बीच में, तो 1 वाला जो चार्ज है वो -2 ही रहा, 2 वाला जो चार्ज है वो 4 कूलम ही रहा, तो Q1 Q2 पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से अभी F12 पे कोई असर नहीं हुआ। डिस्टेंस 3 मीटर का 3 मीटर भी है तो भी चेंज नहीं हुआ, और मीडियम में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट रहा ना तीनों। अब इसमें हम 50 ला के चार्ज ला के भर दे, पूरा पैक्ड कर दे, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा 1 और 2 को। हाँ, यहाँ पर से अगर चेंज हो गया तो फोर्स चेंज कर जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है F12 का 10 न्यूटन का 10 न्यूटन रहेगा। आंसर क्लियर हुआ, इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ये कैसा है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इफेक्ट नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस की वजह से। ठीक है।
आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है कि वर्क डन जो होना चाहिए इन अ राउंड ट्रिप, ठीक है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बाई फोर्स, ये कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो करता है तो जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल देंगे तो वो जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। ठीक, सपोज एक बॉल है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फेंका गया, कितना हाइट कंसीडर किया, एच। ठीक है, हाँ, कितना हाइट कवर किया, एच। जब ये ऊपर जा रहा था तो नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा एफ जी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर। तो वर्क डन अगर हम निकाले ए से बी तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ जी एच, पूरा अच्छे से लिखते हैं, कॉस थीटा। ये हुआ। तो एफ जी तो नीचे, एच ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180, कॉस 180। तो एफ जी एच कॉस कितना हो गया, 180। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस एफ जी एच। और एफ जी का वैल्यू कितना होता है, एम जी, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया क्लियर। यही अगर हम बी टू ए देखें, जब बी से ए आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो रहा होगा और एफ जी भी नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एफ जी एच, कॉस 0 1 हो गया, तो एम जी एच हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखना है राउंड ट्रिप में, एक साइकिल में। तो एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे, और इसमें फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब राउंड ट्रिप में अगर हम देखते हैं तो राउंड ट्रिप में मतलब दोनों का ऐड करना, मतलब ए से गया बी और बी से फिर ए आ गया, तो ए टू बी प्लस बी टू ए। बताओ तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इसलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो अब दिखाते हैं तुम लोग को एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, देखो ध्यान से। सपोज बॉडी ए टू कहाँ पहुँच रही है, बी पर, तो मोशन तो इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा, इस साइड। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अगर देखा जाए तो दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री, मतलब माइनस एफ इंटू एस, सीधा सीधी। जब वर्क डन बी से ए होगा, जब मोशन इधर हो रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट रहता है। इस हालत में भी देखो फ्रिक्शन फोर्स और एस के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस एफ एस। अब पूरा राउंड वाला अगर देख लेते हैं राउंड ट्रिप में, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 एफ एस आ गया। इसका मतलब है कि 0 तो नहीं आ रहा राउंड द ट्रिप, इसका मतलब जो है फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। हाँ, तो वही बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, मतलब ये राउंड द ट्रिप अगर हम लोग लगाते हैं, एक चार्ज पर फोर्स लगता है और राउंड द ट्रिप देखेंगे तो वो कैसा होगा, नेट वर्क डन बाय द वर्क डन, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, यहाँ तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किस में, इन राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया ना, क्लियर है। इसको फील करेंगे, इसको देखेंगे आराम से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे ना तो वहाँ पे तुमको हम दिखा भी देंगे कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। चलो, ये ओवरऑल लेक्चर था, पूरा डिटेल में पढ़ लिए। देखो, पढ़ने का तरीका यही है कि जब सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देखोगे एकदम फील होगा, और मैं एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को बनाने का, समझने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। बस हर एक वीडियो के
लेक्चर्स को पूरे अच्छे तरीके से फुल, टाइम तो लगेगा, कोई चीज़ सीखने के लिए टाइम तो लगता है, टाइम लगाओ, नोट्स बनाओ, और मेरे तरफ से जो गाइड हम कर रहे हैं। अब जो अगला वीडियोज़ आने वाला है, पूरा हम लोग कॉलम्स पढ़ लिए हैं, अब इसका न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल्स का बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किए, एकदम कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक अलग टाइप का, फिर दूसरे टाइप का, फिर थर्ड टाइप का, और एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक बात करेंगे, बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो उसके लिए एकदम रेडी रहो। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल, कई न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी है, सी वर्मा है, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आए हैं सारा होगा। हम उस फॉर्मेट का बताएंगे क्वेश्चन, आपको होमवर्क देंगे, बताएंगे होमवर्क देंगे, क्लियर, आपको क्लैरिटी होता जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।